हेलो एवरीवन, होप आपने ग्रेविटेशन का पहला वीडियो देखा होगा और ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही कुछ कंसेप्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहला कंसेप्ट जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो है मास और वेट। मास और वेट हम लोगों के लिए दो ये सेम टर्म्स है, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में ये दोनों टर्म्स का मतलब अलग होता है। अब पहला टर्म है मास। Mass means total matter contained in an object। एक ऑब्जेक्ट में टोटल कितना मैटर प्रेजेंट है, इसका मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का मास। इसे हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे, मतलब इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ये हर जगह कांस्टेंट होता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 50 किलोग्राम है, तो अगर आप उसे मून पे भी लेके जाओगे तो उसका मास 50 किलोग्राम ही रहेगा। दैट इज मास। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दैट इज वेट। व्हाट इज वेट? वेट इज गिवन बाय मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज m इंटू g। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ग्रेविटी कौन से फैक्टर से चेंज होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अर्थ की ग्रेविटी कुछ और है और मून की ग्रेविटी कुछ और है। मींस अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट कुछ और होगा और मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कुछ और होगा। यहां पे हम लोग देखेंगे इस वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। इसका मतलब वेट एक फोर्स की तरह एक्ट करता है। वेट एक फोर्स की तरह एक्ट करता है। काफी बार कंफ्यूजन होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं आपका वेट क्या है, मेजर कर लेते हैं और लिख लेते हैं किलोग्राम में। सो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट जब हम लोग डिटेल में देखते हैं, सो मास इज इन किलोग्राम, वेट इज इन न्यूटन। सो वी कैन से इट इज not constant everywhere। ये हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी अगर बदलेगी तो वेट भी बदलेगा वहां पे। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्री फॉल। नाउ व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ग्रेविटी के अंडर गिरता है अर्थ पे, उसे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। एग्जांपल, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और अभी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। इस पे एयर रेजिस्टेंस तो एक्ट होने वाला है, ठीक है। एयर मतलब हवा अगर कहीं चलती है या वो तो हमको कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा। अगर आपको आइडियली फ्री फॉल पढ़ना है, तो आइडियली फ्री फॉल सिर्फ वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में कैसा होता है, एयर का जो रेजिस्टेंस होता है या फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक्ट नहीं होता। सो जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसे हम लोग कहेंगे फ्री फॉल। अब यहां पे फ्री फॉल से रिलेटेड हमने कुछ इक्वेशंस को पढ़ना है। सो शुरुआत करते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन से। आप सभी को पता है कि वहां पे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। V is equals to U plus AT, S is UT plus half AT square, and V square is U square plus 2AS। यहां पे V का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, U means इनिशियल वेलोसिटी, A means एक्सेलरेशन, T means टाइम एंड S means डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है ग्रेविटी के अंडर। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग बस एक चीज बदलेंगे, चेंज A बाय G।
यहाँ पे जो a है नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसको अब हमने बदल देना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, दूसरा हो जाएगा s इज ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gs। यस, हमने ये इक्वेशन यूज करने हैं जब हम लोग फ्री फॉल को पढ़ते हैं। अब कोई भी फ्री फॉल अगर हम लोग पढ़े, जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है, लेट्स हैव कि आप किसी टेरेस, मतलब आपके बिल्डिंग के टेरेस पे जाके आप एक बॉल को फेंक रहे हो। सो इनिशियली वो बॉल आपके हाथ में, इनिशियली तो वो बॉल मूव नहीं कर रहा है, इट मींस दैट उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। सो अगर इन तीन इक्वेशंस में हम u का वैल्यू 0 पुट करें तो हमें इक्वेशंस क्या मिलते हैं, v इज इक्वल्स टू जी टी, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज 2gs। u की टर्म तीनों में से एलिमिनेट हो जाएगी। सो ये इक्वेशन हमने यूज करने होते हैं फ्री फॉल के लिए। अब दो कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कि जैसे हमने यहां पे देखा फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके लिए ये इक्वेशन है। अगर आप नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो क्या होगा, तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपको करना है। वो चेंज ऐसा होगा, v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी, s इज माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज माइनस 2gs। सिर्फ माइनस के साइन यहां पे लग जाएंगे, बिकॉज जब भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाता है तब हम लोग g का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। सो ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तब, और ये जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तब आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। इन शॉर्ट, एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी को फॉर्मूला भी क्लियर होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच। अब यहां पे हाइट की टर्म आ गई, मतलब आप जितने ऊपर ऊपर जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सी लिखा है इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट। सो अगर हम लोग एक ऐसी हाइट पे चले जाते हैं, इनफाइनाइट हाइट, जहां पे एच का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो अगर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है मतलब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप फ्री हो गए उससे। So if you are out of Earth gravitational field, it means that the gravitational potential energy of Earth at some infinite height will be what? That will be 0. Because आप पे gravitational field या gravitational force का कोई भी influence हो नहीं रहा है। So छोटे height के लिए हम लोग gravitational energy को छोटी value consider करते हैं, and hence it is taken as negative. The formula is पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यहां पे जी का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी, द वैल्यू ऑफ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। What is this capital M? This is mass of Earth, 6 into 10⁻24 kg. What is M? This will be mass of an object. R, radius of Earth, 6.4, 10⁻⁶ meter. And R, what is H? Height of an object. उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हम लोग लेते हैं। सो अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक छोटे डिस्टेंस के लिए, सो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं वहां पे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप इस वर्ड का मतलब होता है कहीं से निकलना, टू एस्केप आउट।
काफी बार हम लोग क्लासरूम से एस्केप हो जाते हैं बिना बताए। सो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो वेलोसिटी अप्लाई करना, वो इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई करना जिसकी मदद से वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। मतलब वेलोसिटी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट to make it free from Earth's gravitational field, जिसे हम डिनोट करते हैं वी एस्केप ऐसे। अब जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऊपर फेंका तो होता क्या है, वो एक हाइट तक जाता है। कितनी हाइट तक जाएगा? जितनी एनर्जी आप उसे इनिशियली प्रोवाइड करोगे उतनी हाइट तक उसने जाना है, बिकॉज एक पॉइंट पे आने के बाद तो उसने रुकना है। सो अगर हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, याद रखना एक ही जगह g आएगा, इसे यूज करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ने एक हाइट पे जाके रुकना है, वहां पे कुछ सेकेंड, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा। सो एक्चुअली होगा क्या तब वहां पे, एट दैट पॉइंट दिस वेलोसिटी विल बिकम 0। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी आपने उसे अप्लाई की है, अब आप अगेंस्ट जा रहे थे बिकॉज आपने को ऊपर फेंका था, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2gs हो गया वो। सो यहां से s का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब इतना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर करना है। सो जो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर करना है वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे। सो अगर आपको उसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ही फेंकना है, मींस आपको इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा लगाने पड़ने वाली है। सो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास m है। सो सरफेस पे उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। हम लोग एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो v की जगह मैंने v एस्केप लिख दिया। उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने पिछले सेक्शन में देखी, इट इज माइनस gmm अपॉन r। अब यहाँ पे r लिया है, हाइट नहीं है, इसका मतलब हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो दिस विल बी आवर इवन। अब हम लोग चले गए बहुत ही बड़े हाइट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब हमने देखा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के लिए रुकता है कोई ना कोई हाइट पे, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस gmm। अब डिस्टेंस इंफिनिटी है, 1 अपॉन इंफिनिटी मैथमेटिक्स में 0 होता है, तो ये टर्म हो गई 0। तो यहां पे टोटल एनर्जी आ गई 0, मतलब सरफेस पे टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ तो रहेगी, और अगर आप किसी बड़ी हाइट पे जाते हो तो वहां पे टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी यहां पे उतनी ऊपर रहेगी, मतलब E1 विल बी इक्वल्स टू E2। E1 का वैल्यू आपके पास क्या है, हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r, और E2 तो आपका 0 है। और अगर आपको आपने इसको बेसिकली सॉल्व किया, सो आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। आपके पास g का वैल्यू अवेलेबल है, आपके पास m का वैल्यू अवेलेबल है, आपके पास r का भी वैल्यू है। सो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अप्रॉक्स 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होना चाहिए, आपको इतनी वेलोसिटी वहां पे लगानी पड़ेगी, तब जाके आप उस ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर फेंक सकते हो। फ्रेंड्स, आप ये वैल्यू याद रखेंगे। अगर आपको मून की एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, सो जी का वैल्यू तो आपको पता ही है। आपको क्या लगेगा, रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ मून। अब वैल्यू पुट करो, मैथमेटिकली सॉल्व करो, यू विल गेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। सो हम किसी भी सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। So the last two concepts that we discussed, that is gravitational potential energy and escape velocity, ये काफी डिटेल कंसेप्ट है और हम लोगों के टेक्स्ट बुक में इसे शॉर्ट में उन्होंने मेंशन किया है। So again friends, if you have any doubt related to any topic, you can kindly mention in the comment
हम लोग कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।